अब ट्रांजैक्शन से पहले वैल्यू हमारे पास, हमने दोनों को सम किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 700। आफ्टर ट्रांजैक्शन हमारे पास 500 ने, या एक्स ने क्या किया अपना 100 किसे सेंड किया वाई को, लेकिन वैल्यू दोबारा जब हम दोनों को प्लस करें तो उसे भी क्या होना चाहिए 700 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या चेक कर सकते हैं अपने डेटा की कंसिस्टेंसी को बिफोर एंड आफ्टर अकरिंग एनी ट्रांजैक्शन। Therefore, the database is consistent. Inconsistency occur in case T1 completes but T2 fails. As a result, T is incomplete. ठीक है, अब ये सारे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे पर बेस करते हैं। जैसे अगर एटॉमिसिटी सही से परफॉर्म नहीं हुआ तो उसका असर किस पे पड़ेगा, कंसिस्टेंसी पे पड़ेगा 100%। जैसे अगर, वैसे इनकंसिस्टेंसी कब पैदा होती, जब हमारे पास T1 परफॉर्म होता कि 500 में से 100 कट तो जाते लेकिन T2 में या Y के पास नहीं पहुंचते, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या हो जाता, इनकम्प्लीट हो जाता, और वो क्या करता हमारे डेटाबेस के अंदर इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी चेक हमने कैसे किया, हमने कैसे कंफर्म किया कि हमारे पास डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं। हमने देखा कि पूरे जिन अमाउंट पर, जिस अमाउंट पर हम जो है ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो बिफोर अकरिंग कितना था 700 था, आफ्टर जो है अप्लाइंग तब भी वो कितना है 700। अगर दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुए हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अच्छा, ये जो आपके पास है इसे दोबारा से आप खुद पढ़ लिएगा, सेम वही एग्जांपल है, इसमें सिर्फ डॉलर की बात की जा रही है। नेक्स्ट है आइसोलेशन। For every pair of transaction, one transaction should start execution only when the other finished execution। अच्छा, आइसोलेशन की एग्जांपल में आई थिंक ये वाला एग्जांपल ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं आप पढ़ देती हूँ, अगर आप ये पढ़ ले पहले से। For every pair of transaction, हर ट्रांजैक्शन के लिए one transaction should start execution only when the other finished the execution। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि वो तब स्टार्ट हो जब उसे पता हो कि इससे पहले वाला जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका हो। जैसे हमने एटॉमिसिटी में दो ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल ली थी, एक था T1 एक था T2। तो T1 जब तक खत्म नहीं होता तब तक T2 को स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, मतलब जब तक अकाउंट X से पैसे कटेंगे नहीं तब तक अकाउंट Y में वो पैसे जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तक अकाउंट X से पैसे कटे नहीं और Y में पैसे क्या होगा, ट्रांसफर होंगे, तो ये भी इनकंसिस्टेंसी पैदा करेगा। इस पे ये एग्जांपल, यहाँ पे कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है लेकिन ये एग्जांपल आइसोलेशन पे भी बेस्ट आ जाती है आपके। To preserve the consistency of a database, the execution of transaction should take place in isolation। ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंसी कायम रखना है तो एटॉमिसिटी भी सही से करना होगा और आइसोलेशन को भी देखना होगा। आइसोलेशन के मीनिंग क्या है, दैट मीन्स दैट no other transaction should run concurrently when there is a transaction already running। concurrently का मतलब है एक साथ। ठीक है, आप एक साथ जो है दो ट्रांजैक्शन एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे T2 और T1 और T2 की मैंने मिसाल दी है कि अगर आपके पास दो ट्रांजैक्शंस हैं, एक में से अमाउंट आपने कट करना है, सेकंड वाले में अमाउंट आपने एंटर करना है, तो ये आपने कैसे करेंगे, जब तक T1 से अमाउंट कम नहीं होगा तब तक वो T2 में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि T1 में अभी तक अकाउंट नहीं कटा है, T2 में अमाउंट क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अकाउंट ए इज हैविंग अ बैलेंस ऑफ 400। एक अकाउंट है जिसके अंदर 400 का बैलेंस है एंड इट इज ट्रांसफरिंग 100 टू अकाउंट बी एंड सी बोथ। ठीक है, वो अकाउंट बी में भी पैसे ट्रांसफर कर रहा है, वो अकाउंट सी में भी पैसे ट्रांसफर कर रहा है। अकाउंट ए जिसके पास कितने 400, सो वी हैव टू ट्रांजैक्शंस हियर, हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस है इस वक्त। लेट्स से दीस transactions run concurrently and both the transactions read 400। आप मिसाल ले लें, दो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होने वाले हैं, ए 100 रुपीज बी को भेजेगा, ए 100 रुपीज सी को सेंड करेगा। अगर कॉन्करेंटली दोनों अक्कर हुए तो दोनों का अमाउंट क्या मिलेगा, 400।
मतलब बी भी देख रहा होगा, बी भी जब ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसके पास भी अमाउंट कितना नजर आ रहा है 400, सी भी परफॉर्म कर रहा है, सी के पास भी क्या नजर आ रहा है अमाउंट 400। तो इससे होगा क्या, दोनों के पास बैलेंस कितना नजर आ रहा है 400, तो इन दैट केस द फाइनल बैलेंस ऑफ ए वुड बी 300 इंस्टेड ऑफ 200। तो मसला क्या होगा कि अगर ए बी को भी 400 दिख रहा है, कॉन्करेंटली कर रहे, कॉन्करेंटली मतलब एक साथ, अगर आप एक साथ एक काम कर रहे हैं तो उन दोनों के लिए अमाउंट क्या नजर आ रहा है, उनको ए का दोनों को 400 नजर आ रहा है, तो दोनों को अगर एक साथ 400 आ रहा है तो दोनों अगर एक एक 100 ले लेंगे तो अमाउंट क्या बचेगा 300 बचेगा। हालांकि अगर हम 400 में से 100 बी को देंगे 100 सी को देंगे तो बचना कितना चाहिए हमारे पास 200 बचना चाहिए। तो ये क्या है, रॉन्ग है। इफ द ट्रांजेक्शन वर to run in isolation, then the second transaction would have reached the correct balance of 300, ठीक है, before dating, once the first transaction went successful। अच्छा, अगर दोनों को आप क्या करें, एक साथ आपने बी को भी $100 सेंड करने, सी को भी $100 सेंड करने, जाहिर सी बात है दोनों उसमें से एक का तो ट्रांजेक्शन पहले होगा, दूसरे का ट्रांजेक्शन क्या होगा बाद में होगा। अगर आप एक साथ करेंगे तो दोनों 100 ले भी लेंगे और आपका जो है डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 300। तो ये गलत है, होना क्या चाहिए कि पहले आपके पास ए के पास कितने हैं, कितना डॉलर है 400, वो पहले ट्रांसफर करेगा बी को, जैसे वो बी को ट्रांसफर करेगा 100 तो उसके पास अमाउंट कितना रह जाएगा 300। तो सी को कितना दिखना चाहिए 300 दिखना चाहिए, फिर सी क्या करेगा 300 में से 100 जो है सी के पास ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसका टोटल अमाउंट ए का क्या हो जाएगा 200। तो इस तरीके से कि जब तक एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो तो दूसरे ट्रांजैक्शन को अक्कर नहीं होना चाहिए, या कॉन्करेंटली अगर आपके पास डेटाबेस में ट्रांजैक्शन अक्कर होंगे तो आपके पास इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाएगी। ठीक है, ओके। लास्ट में है आपके पास ड्यूरेबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट once the transaction has completed execution, the updates and modification to the databases are stored in and returned to disk and they persist even if a system failure occur। मतलब एक मरतबा आपके एसिड प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी और जितना भी आपने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया वो हो गया कंप्लीट, उसे क्या होना चाहिए, जैसे हमने ए और बी की बात की कि ए ने 100 पहले बी को सेंड किया, उसके पास 300 बचे, फिर 3 में से 100 उसने सी को सेंड किया, उसके पास 200 बचे, तो वो 200 अब क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसे चेंज होना चाहिए, अब वो क्या होना चाहिए फिक्स्ड होना चाहिए, चाहे कोई सिस्टम फेलियर भी अगर हो जाए तब भी आपका अमाउंट वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। These updates now become permanent and are stored in non-volatile memory। आपके डेटाबेस के अंदर या आपके डिस्क के अंदर उसे सेव होना चाहिए। The effect of the transaction thus are never lost। ताकि जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हुए जो चेंजेस अकर हुए आपके डेटाबेस में वो चेंज ना हो, वो लॉस्ट ना हो। ठीक है, ये आपके पास है कंक्लूजन एसिड प्रॉपर्टी का। एसिड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेटाबेस के अंदर, और मैंने आपसे जैसे कहा कि नो सीक्वल के अंदर बेस प्रॉपर्टीज होता है, बेस प्रॉपर्टीज आपने पढ़ने खुद से, ठीक है, वो बहुत इजी है लेकिन पढ़ना है आपने खुद से। कैप होता है एक आपके पास, कैप प्रॉपर्टीज होते हैं और बेस प्रॉपर्टीज होते हैं। okay। कीज, हमने बहुत सारे कीज हम पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है हम की एट्रीब्यूट की क्यों इस्तेमाल करते हैं किसी भी एट्रीब्यूट के साथ, ताकि हम अपने टपल को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, हमने बेसिकली जो कॉमन कीज हमने पढ़े थे वो एक था प्राइमरी की, एक था फॉरेन की। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हमें की क्यों जरूरत होती है। टाइप्स ऑफ की जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, सुपर की, प्राइमरी की और फॉरेन की मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम सुपर की, अल्टरनेट, कैंडिडेट, कंपोजिट और कंपाउंड की डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस सुपर की, सुपर के नाम से हमें बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि एक ऐसा की जो हमारे पास क्या होगा, हमारे एक पूरे एक रो को क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल, सिंगल भी हो सकता है वो, ठीक है, जब सिंगल होगा तो वो प्राइमरी की होता है। और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाइज रोज इन अ टेबल। ठीक है, कोई भी एक ऐसा की या सिंगल हो या मल्टीपल कीज हो एक साथ हो और वो आइडेंटिफाई करके दे एक रो इन अ टेबल। आइडेंटिफाई करने का मतलब है, जैसे मैंने कहा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम द टेबल वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, एक आईडी मैंने दे दिया और उसने वही रो क्या कर दिया, मुझे रिटर्न करके एक सिंगल रो
रिप्रेजेंट करके दिखकर आगे देखिए। A super key may have additional attributes that are not needed for unique identification. अच्छा, सुपर की सिंगल भी हो सकता है, अगर सिंगल होगा तो वो ऑब्वियसली प्राइमरी की होगा, लेकिन सुपर की के पास वो कह रहे हैं एडिशनल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं जिनका जरूरी नहीं है वो यूनिक हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कंसिडर किया कि हमारे पास क्या क्या सुपर की हो सकता है अगर ये यूनिक है तो। ठीक है, क्या है, हमने कहा ये सुपर की है, अगर ये प्राइमरी की है तो ये सुपर की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुपर की हमारे पास क्या हो सकता है, एडिशनल एट्रीब्यूट भी अपने साथ ऐड कर सकता है। एडिशनल एट्रीब्यूट कैसे ऐड कर सकता है हम देखते हैं। मैं सिर्फ ये वाले नाम लिखूंगी, SSN, नम और नेम, EMP नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस एट्रीब्यूट को रेफर कर रही हूँ जब मैं नाम लिखूँ। जैसे मैंने लिखा SNN मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस टेबल में से सारे सुपर कीज, जितने भी पॉसिबल सुपर कीज इस टेबल में से निकल सकते हैं, आप मुझे निकाल के दें। पहला तो आप मुझे जो प्राइमरी की होगा वो आप लिख के देंगे, फिर आपने कहा ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, दो मिलके वो यही तो कह रहे हैं। ये जो चीज मैंने दो कॉलम में एक साथ लिखे हैं तो कोई आपके पास इस चीज को प्रूव करता है कि हैव एडिशनल एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट है, ये खुद था एक एडिशनल एट्रीब्यूट। ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा ये इसके सुपर कीज हैं पॉसिबल। सेकंड आपके पास है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट की हमारे पास क्या होता है, करेगा तो वो भी आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एक टेबल के अंदर एक कंप्लीट रो को, लेकिन वो कब इस्तेमाल होता है, टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर अ प्राइमरी की बट ओनली वन कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की। टेबल में बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही प्राइमरी की बनता है तो हम बाकियों को तो प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो ऑल द कीज विच आर नॉट प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेटिव। जैसे स्टूडेंट का आईडी यूनिक होता है, इसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं, रोल नंबर इसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ईमेल आईडी यूनिक होता है, इसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो अगर ये प्राइमरी की है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ अल्टरनेट कीज कौन से हैं तो आप मुझे बताएंगे कि रोल नंबर का कॉलम और ईमेल का कॉलम क्या हमें शो करता है, अल्टरनेट कीज को शो करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, सुपर की, कंपोजिट की, ये आपके पास जो है नॉर्मली बल्कि प्राइमरी की और फॉरेन की के साथ पांच कीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके अगर आप ये समझ लें कि अगर आप इंटरव्यू वगैरह भी देने जाते हैं तो अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है। कैंडिडेट की क्या है, candidate key is a set of attributes that uniquely identify tuples in a table. Candidate key is a super key with no repeated attributes. सुपर की में रिपीटेड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, सुपर की में जाते हैं। अगर मैं आपको इन दोनों की मिसाल दूं, अगर मैंने इन दोनों को एक साथ करके एक सुपर की बनाया तो नेम रिपीट हो सकता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, बट सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है सुपर की है लेकिन वो रिपीट नहीं होता। द प्राइमरी की शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट कीज। एवरी टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट अ सिंगल कैंडिडेट की। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट्स की बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लिएगा, इसमें सिर्फ है कि किस चीज़ को यूनिक होना चाहिए, कितने मल्टीपल कीज हो, मतलब एट्रीब्यूट पे वो लग सकता है, मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज, फिर नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम फील्ड्स टू इंश्योर यूनिकनेस, जितने भी कम आप फील करना चाहें वो कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें so in the given table, student ID, roll number, and email are candidate keys which help us to uniquely identify the student record in the table.
ठीक है, आपका स्टूडेंट आईडी अलग से कैंडिडेट की बन सकता है, रोल नंबर बन सकता है, ईमेल बन सकता है, और ये पेयर में भी बन सकता है। इन दोनों का पेयर, इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ पेयर, जैसे हमने सुपर की में किया। सुपर और कैंडिडेट की में सिर्फ फर्क इतना है कि सुपर की में हमारे पास रिपीटेटिव एट्रीब्यूट भी शामिल होते हैं सुपर की के साथ, लेकिन कैंडिडेट की में रिपीटेड एट्रीब्यूट शामिल नहीं होते। से एक पर्टिकुलर टेबल है, इसमें से अगर हमें चीज़ें सर्च करने हो या हम ये कह लें कि हमें कीज देखने हो उस टेबल के अंदर से, तो हम कैसे देखेंगे? फर्स्ट वन अक्सर हम प्राइमरी की रखते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तो अक्सर हम फर्स्ट करते हैं। कैंडिडेट की कौन कौन से बन सकते हैं? ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। और अगर ये प्राइमरी की है तो ये दोनों क्या बन सकते हैं? ऑल्टरनेट की बन सकते हैं हमारे पास। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सुपर की क्या बन सकता है? स्टूडेंट आईडी, इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ पेयर, जितने साथ भी जिसके साथ भी जिसके पेयर्स बन सकते हैं वो सुपर की बनता है, ठीक है, बन सकता है। ओके, नेक्स्ट, कंपाउंड। Compound key has two or more attributes that allow you to uniquely recognize a specific record. It is possible that each column may not be unique by itself within the database. However, when combined with the other column or columns, the combination of a composite keys become unique. मतलब दो आपके पास कॉलम मिलकर, कंपाउंड और कंपोजिट के मीनिंग यही होते हैं ना, दो चीजों का मिलकर एक बनाना। तो यहाँ पे दो अगर कॉलम है, दो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको मिलाकर अगर एक यूनिक की आपका बन सकता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड की। जैसे ऑर्डर नंबर रिपीट हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी भी रिपीट हो सकता है यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला के अगर हम, हमारे पास जाहिर सी बात है, अगर ऑर्डर नंबर रिपीट हो रहा है तो ऑर्डर आईडी आपका यूनिक होगा। अगर ऑर्डर नंबर यहाँ पे यूनिक है तो ऑर्डर आईडी आपका रिपीट हो सकता है। मतलब दो ऐसे कॉलम जिसमें रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है, लेकिन जब दोनों को हम एक साथ मिलके एक की बना रहे हो तो वो इस काम आए कि आपके टेबल के एक रिकॉर्ड को पर्टिकुलरली यूनिकली उसे आइडेंटिफाई कर सके। और कंपोजिट की सेम आपके पास कंपाउंड की जैसा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? The difference between compound and the composite key is that any part of the compound key can be a foreign key. ठीक है, compound key में and the composite key is that any part of the compound key. Okay, compound key का कोई भी एक part foreign key का हिस्सा हो सकता है, बल्कि शायद होता है लाजमी, लेकिन composite में लाजमी नहीं है आपके पास कि वो foreign key का हिस्सा हो। Okay. अब यहाँ पे आपका सिलेबस हो जाता है खत्म। अच्छे से पेपर की तैयारी करिएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़